नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखकों के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में। लेखक होना अपने आप में एक बड़ी बात है और लेखक के कुछ दायित्व होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। हर एक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं। वो चाहे जिस प्रोफेशन में हो, लेखन के प्रोफेशन में हो, तो उसका एक अलग कर्तव्य एवं दायित्व होता है। समाज के प्रति, देश के प्रति, खुद के प्रति, अपने पाठकों के प्रति। उसी प्रकार शिक्षक जो है उनका भी कुछ अलग दायित्व होता है। अलग अलग पेशे में नेता का अलग दायित्व होता है। अलग अलग पेशे में अलग अलग कार्यों में कार्य करने वाले लोगों के अलग अलग दायित्व होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनका क्या कर्तव्य और क्या दायित्व होता है। लेखकों के क्या कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं, उनके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको लेखकों के 7 कर्तव्य एवं दायित्वों के बारे में बताऊंगा। और उम्मीद है कि यदि आप लेखक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। यदि आप लेखक नहीं हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए कारगर ही सिद्ध होगी, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपके अंदर का लेखक जग जाए और आप भी उस तरीके के दायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ें और समाज को कुछ ज्यादा दे पाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक देखते हैं। लेखकों का जो सबसे पहला दायित्व होता है वह होता है अपने पाठकों की पहचान। मतलब यह कि जो लिख रहा है व्यक्ति, वो किसके लिए लिख रहा है। जैसे एक दुकानदार होता है, वो बाजार में एक दुकान खोलता है तो उसे एकदम स्पष्ट यह पता रहता है कि यह दुकान किसके लिए खोल रहा है, उसके यहाँ कौन सामान खरीदने आएगा, कौन उसका कस्टमर है। जब उसको यह पता रहता है तो उस कस्टमर के हिसाब से, उसके जरूरतों के हिसाब से वह अपने दुकान में सामान रखता है, अपने स्टोर में सामान रखता है, ताकि वे कस्टमर उसके पास आए और उनकी जरूरतें पूरी हो। ठीक उसी प्रकार जब एक लेखक लिखता है तो उसे भी यह महसूस करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि वह किन लोगों के लिए लिख रहा है, और जिन लोगों के लिए लिख रहा है वे कौन लोग हैं, उनका उम्र क्या है, वो उनका एजुकेशन लेवल क्या है, ताकि वह उनके अनुरूप लिख सके और उनकी जरूरतें क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है। जब एक लेखक यह सब चीज समझ जाता है, यह सब चीज समझ जाता है कि उसके पाठक किस आयु वर्ग के हैं, उसके पाठक की नीड क्या है, जरूरतें क्या है, उसके पाठक क्या चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वह लेखक बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी किताबों को लिख पाता है, लेखों को लिख पाता है, कहानियों को लिख पाता है। और इस प्रकार उसकी लेखकीय यात्रा बहुत ही शानदार ढंग से शुरू होती है और अपने मंजिल तक पहुंचती है। तो सबसे पहला जो दायित्व है, सबसे पहला जो काम है लेखक का, कि वह अपने पाठकों की पहचान करे कि वो किस लिए, किसके लिए लिख रहा है। एक बार यह पहचान हो जाने के बाद से लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, या यूं कहें कि लिखने को एक दिशा मिल जाती है। जब तक हम यह नहीं पहचान पाएंगे कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, तब तक हम सही मायने में नहीं लिख पाएंगे। यदि आप प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ें तो होरी के बारे में है, गरीब किसानों के बारे में है, टूटती हुई किसान संस्कृति के बारे में है। लेकिन यदि उनसे प्रश्न किया जाए कि क्या ये उपन्यास किसानों के लिए लिखा जा रहा था, क्या किसान इसके पाठक थे, तो उत्तर है नहीं। यह उपन्यास प्रेमचंद, ये जो उपन्यास लिख रहे थे, वे मध्यवर्गीय लोगों के लिए लिख रहे थे, ताकि मध्यवर्ग के लोग उनके दयनीय दशा को समझे, पढ़े और जाने और आगे उनका सहयोग कर सकें। तो कुल मिला जुला करके पाठक का स्पष्ट होना ज्यादा जरूरी है। उद्देश्य का स्पष्ट होना तो जरूरी है ही, लेकिन पाठक स्पष्ट हो ये ज्यादा जरूरी है। जब हम ये स्पष्ट कर लिए कि हमारे पाठक कौन कौन है, तो दूसरा जो स्टेप हमें उठाना होता है कि अब हमें यह समझना होता है कि अब हमारे पाठकों की आवश्यकताएं क्या है, क्या जरूरतें हैं, उनके किस नीड को पूरा करने के लिए हम ये किताब लिख रहे हैं, या ये लेख लिख रहे हैं, या ये कविता लिख रहे हैं। क्या मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं या कोई तकनीकी ज्ञान देने के लिए लिख रहे हैं। ये काफी जरूरी है कि हम यह जानें कि हमारे पाठकों की क्या समस्याएं हैं और क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। समस्या और आवश्यकताओं पे शोध किए बिना आगे बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो दूसरी बात इस संदर्भ में जो है कि पाठक को पहचान करने के उपरांत आप ये देखें कि पाठकों की समस्याएं क्या है, जिनके लिए आप लिख रहे हैं, सभी पाठकों के नहीं, जिनके लिए आप लिख रहे हैं उनकी मूलभूत समस्याएं क्या है, जिनका समाधान आपकी किताब, आपके लेख, आपकी कविताएं, आपकी कहानियां करने वाली हैं। दूसरी बात कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, क्या उनका नीड है जिसे आपकी किताबें उनको फुलफिल करेंगी। इस संदर्भ में जो तीसरी और प्रमुख बात है वह है समाधान के लिए शोध।
अब आपका दायित्व बनता है कि आप जिन पाठकों के लिए, जिन लोगों के लिए आपने किताब लिखने का संकल्प लिया, आप लेखक बने और उनके समस्याओं को पहचाना। अब समस्याओं को पहचानने के बाद आपको रिसर्च करना है, शोध करना है कि उनकी समस्याओं का समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से संभावित उपाय हैं जो कि उनके समस्याओं के समाधान करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप समझ गए कि किस बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं, तो दवा तो चाहिए ना। तो जरूरी यह है कि हम उन समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा शोध करें, थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा विचार विमर्श करें, लोगों का इंटरव्यू करें, नई नई किताबें पढ़ें। इसके अलावा इंटरनेट पे जो सामग्रियाँ उपलब्ध है वो पढ़ें, और पढ़ने के उपरांत उसका संश्लेषण करें, विश्लेषण करें। संश्लेषण, विश्लेषण इत्यादि करने के उपरांत हम निश्चित रूप से एक विचार बना पाएंगे अपना, और उन विचारों को एकदम सहज और सरल बना करके आनंददायी भाषा में हम पाठकों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जो पाठक हैं वो इस चीज़ से रूबरू हो सके और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एक साधन के रूप में यूज कर सके। तो समाधान के लिए शोध करना काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, किताबें तो लिखते हैं लेकिन जितना शोध उनको करना चाहिए होता है उतना शोध नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं कि शोध ही करते रह जाते हैं। दोनों ही गलत है। शोध ही करते रह जाने वाले लोग भी और शोध नहीं करने वाले लोग भी, एक सम्यक शोध करना चाहिए ताकि हम अच्छी सूचनाएं, सटीक इंफॉर्मेशंस ला सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। चौथी जो बात है इसमें वो ये है कि अब आपने शोध किया, शोध के बाद क्या करेंगे, सामग्री का संचयन करेंगे। जैसे मधुमक्खियां क्या करती हैं कि मधु का संचयन करती हैं और उस मधु को लेकर के लोग औषधि बनाते हैं, लोगों को लाभ होता है। इसलिए मधुमक्खियां बड़ी कटीली होती हैं, काटती हैं, बावजूद इसके लोग उसके पास जाते हैं क्योंकि मधुमक्खियों के पास मधु होती है। तो मधुर बोलने से ज्यादा बेहतर है कि हम कुछ माधुर्य लोगों को प्रदान करें। मधुर बोले भी और माधुर्य प्रदान करें भी। यदि हम तीखा भी बोले तो भी हमारे अगल बगल से मधु जैसा कुछ हो। यानी कि हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो सामग्री जमा करें और सामग्री जमा करके एक जगह पे स्थिर रखें ताकि हम समय समय पर लोगों के बीच में ला सकें, लोगों को बता सकें और वे हमारी इन सामग्रियों का लाभ उठा सकें। ये लेखक का दायित्व बनता है। यदि आप लेखक हैं और आप किसी के समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे, किसी की समस्या का समाधान नहीं कर रहे, किसी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा होने से क्या फायदा है, लेखक होने से क्या फायदा है, जब हम ये स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पाठक कौन है और फिर हम उनके आवश्यकताओं और उनके समस्याओं पे खरा नहीं उतर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किताबें ऐसी हो कि उसमें उपदेश भी हो और वो आनंददायी भी हो। यानी चीनी के साथ साथ दवाई का मिश्रण, जैसे दवाई तीखा हो चलेगा, उसको चीनी मिला देते हैं तो वो थोड़ा स्वादिष्ट हो जाता है, थोड़ा उसको पचाना आसान हो जाता है। तो ये दोनों बातें किताबों में होनी चाहिए। तो सामग्री का संचयन, पांचवी बात जो इस संदर्भ में है कि अब आपने सामग्री जमा कर लिया, अब उन सामग्रियों को वर्गीकृत करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही थाली में सब कुछ परोस दें। तो क्या करेंगे, अलग अलग अब आप किस सामग्री को जो आपके पाठक की आवश्यकताएं और समस्याओं के समाधान के लिए हैं, अब किसे आप किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, यह भी बड़ी बात है कि आप प्रस्तुतिकरण किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। किसी सामग्री को आप कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसकी शैली कहानी का चुनाव करिए। यदि किसी को आप कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो काव्य का चुनाव करिए। किसी को रेखा चित्र के रूप में, किसी को जिस रूप में आप रिपोर्टाज के रूप में, डायरी के रूप में, जिस विधा के रूप में भी आप चुनना चाहते हैं उस विधा को चुन लीजिए। अब आपके पास सामग्रियां आ गई हैं, आपने एक ठोस रणनीति के तहत रिसर्च कर लिया है, सामग्री जमा कर लिया है। अब आप एक सामग्री को वर्गीकृत भी कर लिया है। फिर जब वर्गीकृत कर लिए तो आप रचनात्मक लेखन की ओर बढ़ेंगे। एक विधा का चुनाव करिए, उस विधा में प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि निबंध लिखना आप शुरू कर देंगे और जिस दिन निबंध लिखेंगे उसी दिन आप बड़े लेखक हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है।
करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। तो रचनात्मक लेखन की शुरुआत करिए। रचनात्मक लेखन कैसे करेंगे? किसी विधा का चयन करेंगे और फिर उसमें अपने कल्पना के योगदान से हम उसको रचनात्मकता उसमें लाएंगे, ताकि पाठक जो है वो चमत्कृत भी हो और आनंदित भी हो, साथ ही साथ उसे जानकारी भी प्राप्त हो, उसकी समस्याओं का समाधान भी हो। इस प्रकार छठा जो दायित्व है वो रचनात्मक लेखन का है। रूखा सूखा मत लिखिए, थोड़ा क्रिएटिव लिखिए, थोड़ा मजेदार लिखिए, थोड़ा नयापन लाइए, थोड़ा अपने कल्पना शक्ति का उसमें प्रयोग करिए। और अंत में सातवां जो चरण है वह है प्रकाशन एवं मार्केटिंग, प्रकाशन और विपणन। अब आप लिखने से भी क्या फायदा जब उसको प्रकाशित ही नहीं करेंगे। और प्रकाशित करने में आजकल बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो गया है प्रकाशन। एक जमाना था जब आप किताब लिखते थे, अच्छी से अच्छी किताबों को प्रकाशक नहीं मिल पाते थे। बहुत अच्छे से अच्छे लेखक धन की कमी के कारण किताबें प्रकाशित नहीं कर पाते थे। आज सेल्फ प्रकाशन का युग है। आज के युग में किताबों को प्रकाशित करना मुश्किल काम नहीं है। यदि थोड़ा आप तकनीकी का ज्ञान रखते हैं, आसानी से सेल्फ पब्लिशिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका एक भी रुपये का खर्च नहीं आएगा। यदि आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं, कैसे हम किताबों को बिना किसी खर्चे के पब्लिश करते हैं। बहुत से लोग, बहुत से दोस्त हमें ऐसा मैसेज करते हैं कि सर हमने किताबें तो लिखी हैं लेकिन हम उसे पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, कैसे पब्लिश करें, कैसे? तो आजकल तो पब्लिशिंग के कई फॉर्मेट आ गए हैं। आप उसे ऑडियो फॉर्मेट में पब्लिश कर सकते हैं, आप उसका पेपर बैक ले सकते हैं, ई बुक बना सकते हैं, या तीनों कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आज समय इतना बदला है कि हम आसानी से बिना एक पैसा खर्च किए अपनी किताब को पब्लिश कर सकते हैं, लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं और अपने नए नए शोध से हम समाज को दिशा दे सकते हैं और समाज को दिशा देने में हम योगदान दे सकते हैं, समाज को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो यदि आप सेल्फ पब्लिशिंग नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं सिखाता हूं कि कैसे हम अपने किताब को सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर डीसी पांडे है और मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूं। साथ में मैं उन लोगों का हेल्प करता हूं जो लोग किताब लिखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश, किसी परेशानी की वजह से, किसी हेजिटेशन की वजह से, किसी समस्या की वजह से अपने प्रतिभा को पल्लवित पुष्पित नहीं कर पा रहे, किताब नहीं लिख पा रहे। उन लोगों के सहयोग में मैं वीडियो बनाता रहता हूं और क्लासेज भी ऑर्गेनाइज करता हूं। तो आप नीचे दिए गए लिंक से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप खुद भी किताब लिखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यदि आपका कोई दोस्त लिखना चाहता है तो यह वीडियो आप उस तक शेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपसे इस वीडियो में बात की पाठकों की पहचान, पाठकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान, समाधान के लिए रिसर्च करें, शोध करें, सामग्री को जमा करें, सामग्री को वर्गीकृत करें, रचनात्मक लेखन करें और प्रकाशन करें। और प्रकाशन ही पर्याप्त नहीं है, समय बदला है तो हमें प्रकाशन के साथ साथ उसे अपने लेखकों तक पहुंचाने के लिए भी प्रयासरत होना होगा, प्रयासरत होना चाहिए। एक स्टार जब एक मूवी बनाता है तो कितना प्रचार करता है, लेखक के तौर पे हमें भी प्रचार प्रसार करना होगा। और आप पूछेंगे कि क्या अच्छी चीजों को प्रचार की जरूरत है? जी हाँ, प्रचार ये बताता है कि अच्छी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। प्रचार एक माध्यम है जिससे आसानी से हम लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। और प्रचार भी बहुत महंगा नहीं है आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आसानी से हम उस पर प्रचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार लेखक के जर्नी को शुरू करिए और आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप यदि इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने का मेरा मन भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।